स्टूडेंट्स ये वाला जो सेशन है वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट वाला सेशन है। और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ये वही बुकलेट है जो आपको पेपर 2 के एग्जाम में मिलता है। तब जब पेपर 2 का एग्जाम होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तब आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है। उसमें क्वेश्चन भी लिखा रहता है और उसी बुकलेट में आपको आंसर भी लिखने होते हैं। उस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अलावा आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो वो आप घर भी लेकर जा सकते हो। मगर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना होता है, तो वो वाला बुकलेट आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, और उसी को एग्जाम में इवैल्यूएट करता है। फाइन। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको ये एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होता है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक तो एग्जाम कौन सा है वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम का नाम। मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसी एग्जामिनेशन, और ये 2024 लिखोगे। ये है पूरा एग्जाम का नाम। ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर लिखा है मीडियम ऑफ एस्से राइटिंग। तो स्टूडेंट जिन्होंने आपने फॉर्म में हिंदी लिखा है मीडियम ऑफ एस्से राइटिंग, उसके एडमिट कार्ड में हिंदी आएगा। और जिन्होंने मीडियम ऑफ एस्से राइटिंग इंग्लिश लिखा है, उनके एडमिट कार्ड, सॉरी, उनको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा एस्से में, और एडमिट कार्ड में भी इंग्लिश ही आएगा। तो आप ये मत करना हिंदी में एडमिट कार्ड में लिखा है और ऐसे इंग्लिश में लिख के आ गए, या उसका उल्टा कर दिए, वो गड़बड़ हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इस एडमिट कार्ड में। वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मगर अभी हम ये सब हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एग्जाम का नाम ये है और हिंदी है। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा मैं इसको बड़ा करती हूँ। इसमें there will be penalty for wrong answer marked by candidate in both the question paper of the examination। ये चीज लिखा हुआ है ना, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन बोथ द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब ये है कि इसमें बोल रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बोल रहा है। मगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट, पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ पेपर 1 में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, ये मैं 100% श्योर हूँ। फाइन, लिखा हुआ है इसमें, मगर ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें लिखा है, आंसर अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो ये जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए नहीं है। क्यों ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के लिए बोला जा रहा है पेपर 1 में? ऐसे आंसर जिसको आपको मार्क करने के लिए ओएमआर शीट का यूज करना होता है। समझ में आया? जब आप ओएमआर शीट यूज करते हो, तब आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मशीन होती है वो सिर्फ यही पेन वाले को एक्सेप्ट करती है, वो किसी और पेन को नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो इसीलिए आपका जो पेपर 1 होता है उसमें आप ओएमआर शीट में अपने मार्किंग करते हो, आंसर्स का शेडिंग करते हो। ठीक है, मगर पेपर 2 में कोई ओएमआर शीट नहीं है। तो इसमें आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो अपने आंसर्स को लिखने में। ब्लैक, ब्लू, ओके, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, पायलट पेन, कोई भी पेन, ऐसा पेन जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। गॉट इट? तो इसमें, और हाँ, एक अटेंडेंस, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट होती है, ये रहा, ये भी ओएमआर शीट वाली होती है। उसमें भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। तो ये जो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट है, ये आपको पेपर 1 में भी मिलेगा, पेपर 2 में भी मिलेगा। तो जब भी जो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट है, ये भी ओएमआर शीट ही होती है, तो वो भी मशीन के अंदर जाती है, तो इसमें भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। तो ये दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा, पेपर 2 में आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, कलर से ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। और तीसरी चीज, जो भी ओमार शीट जब भी फिल कर रहे हो, हमेशा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से पेन ही यूज करोगे। फाइन। और इसमें फर्स्ट पेज जो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम का नाम
और ये मीडियम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एडमिट कार्ड है। फाइन। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। आपको ऐसा ही ये जो है ना लिखा हुआ है। आपके पास राइटिंग सेक्शन की बुक आएगी, तो उस बुक में एकदम लास्ट में आप अपेंडिक्स में देखना, ये सेम चीज अटैच की गई है। ओके। तो अच्छे से ये क्यों मैंने अटैच किया राइटिंग सेक्शन की बुक में, इसलिए स्टूडेंट्स अटैच किया है ताकि आप लोग एग्जाम के पहले, एक होता है ना कि हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत नर्वस हो गए, हालांकि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एग्जाम के पहले घर में बैठ के आराम से ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, तो फिर आप इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर पर। ओके। अब देखिए, ये है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपको पेपर 2 में मिलता है। ओके। ये एकदम ऐसे ही होता है, और इसमें 48 पेजेस होते हैं, कभी 45 होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके पैसेजेस कितने बड़े हैं। ठीक है। देखिए, अभी भी शुरू नहीं हुआ है, ये अभी तक इंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, अब यहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए कैसे है, ये क्वेश्चन है और इसके नीचे आंसर है। आई मीन आंसर है मतलब कि ब्लैंक पेजेस है। अब आप देखना कि हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको 3 पेजेस का ब्लैंक मिलेगा। एक पेज, 2 पेज, और ये तीसरा पेज। तो 3 पेज मिलता है हर एक क्वेश्चन के नीचे। आपको ब्लैंक मिलता है, आपको इसमें आंसर लिखना है। कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको पूरा 3 पेज भरना है, नहीं। 300 वर्ड्स। ठीक है। तो किसी की राइटिंग छोटी है ना, तो वो 2 पेज में ही 300 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, और किसी की राइटिंग बड़ी होती है, थोड़ी अक्षर बड़े होते हैं, थोड़े नहीं अच्छे खासे बड़े होते हैं, तो वो 3 पेज ले लेता है। तो थोड़ा एवरेज होता है। तो 300 वर्ड्स जो है, या 310 या 320 कब खत्म होते हैं, मैं बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट आपको मिलता है ना, ये A4 शीट से हल्का सा बड़ा होता है। ठीक है। तो जिसकी राइटिंग एवरेज है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, मैंने बहुत छोटी राइटिंग भी देखी है, बहुत बड़ी भी देखी है, तो जिसकी एवरेज है, तो ये क्या करता है, 2 पेज पूरा लेगा, और तीसरे में यहां तक में खत्म हो जाएगा। 310 320 यहाँ तक में खत्म हो जाना चाहिए, या थोड़ा और नीचे ले लूं तो यहाँ तक। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एग्जाम में बैठ के नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट नहीं करोगे ना। तो आप लोग जब लिखते हो, तो आप लोग को देखना है कि एक लाइन में आपके कितने वर्ड्स आते हैं, ये आपको देखना है। तो ये स्पेसिमेन कॉपी आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लो ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। कोई 1-2 पेज का प्रिंट आउट, एक क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवा लो, सपोज ये है, तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज का प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है। अच्छा। ऐसे ऐसे करके लिखो, देखो कि एक लाइन में कितने शब्द आ रहे हैं, फिर एक पेज में कितने लाइंस आ रहे हैं, और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे कितने पेजेस में 300 वर्ड्स होंगे। फाइन, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा और नीचे तक दिखा देती हूँ। तो जैसे एक क्वेश्चन के लिए 3 पेज मिलता है, तो वैसे ही आप देखोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2017 का, मैंने यूपीएससी से डाउनलोड किया था। जिसको भी ये वाला स्पेसिमेन कॉपी चाहिए क्वेश्चन का आंसर बुकलेट का, तो पब्लिक ग्रुप में भी मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है, तो वहां से भी ले सकते हैं ये। तो हर एक क्वेश्चन में आपके 3 पेजेस है। ठीक है। अब मैं आ रही हूँ, ये पूरा ऐसे हो गया, अभी तक आपको ब्लैंक मिल रहा है। अब रिपोर्ट आएगा, नहीं आर्गुमेंट आएगा, ये आर्गुमेंट है। ठीक है। ये रहा आर्गुमेंट। अब इसमें भी देखना आपको 3 पेजेस मिलेंगे। ठीक है। अब आएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट 200 शब्दों में लिखना है, मगर इसमें भी आपको 3 पेज मिल रहे हैं, एक, दो। अच्छा, इसमें 2 पेज मिल रहे हैं, चलिए ठीक है। इसमें 2 पेज मिल रहे हैं, आर्गुमेंट में भी 3 पेज मिल रहे हैं, ऐसे में भी 3 पेज मिल रहे हैं। ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें भी 2 पेज मिल रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं पूरा 2 का 2 भरना है। अब ये प्रेसी है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि प्रेसी शीट मैंने भी प्रोवाइड की है, मगर मेरी जो प्रेसी शीट में जो बॉक्स है ना, ये वाला जो बॉक्स का जो लेंथ एंड ब्रेथ है, यानी इस बॉक्स का जो एरिया है, ये थोड़ा सा मेरी वाली प्रेसी शीट में जो एरिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ये ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसमें प्रेसी लिखो,
तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा बहुत प्रैक्टिस के बाद कि मुझे शब्दों को इस बॉक्स में कितना छोटा लिखना है कि एकदम सेंटर में आ जाए, मेसी लुक ना हो। ओके। वैसे आप मेरी प्रेसी शीट से भी लिख सकते हो, उसमें हल्का सा छोटा है ये बॉक्स, वरना ये प्रेसी शीट तो खैर ऑब्वियसली यूपीएससी वाली है तो अच्छी ही है। ठीक है, तो जब आप ये प्रेसी स्टूडेंट्स कब से आवाज नहीं आ रही है? यहाँ जूम में बोलो। मैम 1 से 2 मिनट हो गया मैम, और ज्यादा लगभग। अच्छा, 1 से 2 मिनट तक आवाज नहीं आ रही थी ना? इसके पहले आ रही जी थी मैम। ना? यस मैम, वो आप यस क्या मैम। नाम, रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे, तब हाँ तक आ रही थी मैम। चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। ओके, तो रिपोर्ट में student 2 पेजेस मिलते हैं ब्लैंक। अब हम आ रहे हैं प्रेसी में। ये प्रेसी है, तो प्रेसी में आप लोग देखोगे आप लोगों को ये बॉक्सेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स का जो एरिया है स्टूडेंट, ये एरिया जो है वो एकदम इसी तरह यही वाला सेम साइज का बॉक्स आपको यूपीएससी प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली यूपीएससी का ही है। जो प्रेसी शीट मैंने प्रोवाइड की है स्टूडेंट, उसमें ये जो एरिया है वो थोड़ा सा कम है जो मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो बेस्ट यही होगा, आप मेरे वाला प्रेसी शीट भी यूज कर सकते हो जिसमें बॉक्सेस हल्का सा साइज कम है, और आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये वाला प्रेसी शीट यूज करते हो तो यहाँ से शुरू करना। ठीक है, और यहाँ से नहीं, यही वाला यहीं से शुरू करना। यहाँ पे टाइटल अगर देना है प्रेसी का तो ये 10, 20, 30, 40, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मिला के क्या हो गया, 10 बॉक्सेस। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें ये रहा ब्लैंक। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि इतना ज्यादा गैप दिया गया है तो हमें पूरा का पूरा इस गैप को फिल करना है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए इतना गैप दिया है, तो स्टूडेंट्स को लगता है ये पूरा इतना सारा हम लोग को लिखना पड़ेगा, पूरा गैप फिल करना होगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात है। ये ज्यादा गैप दिया है, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फोरमोस्ट प्रिंसिपल यही है कि जो पूछा जाता है ना उसी का जवाब देना है। ऐसा नहीं है, गैप को फिल करने के लिए यूपीएससी नहीं बोलता है, यूपीएससी बोलता है क्वेश्चन के आंसर लिखो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है बोलते हुए कि मैम है ना ऐसे ना बोलते हैं कि इतना गैप दिया है तो पूरा है ना अच्छे से फिल करो। अरे नहीं भाई, बच्चे जैसे क्यों बातें कर रहे हो? क्वेश्चन का आंसर लिखो। अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 1 लाइन आंसर तो 1 लाइन आंसर लिखो। आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि ये पूरा गैप फिल करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा। अब अब आ गया ग्रामर का पार्ट। ठीक है, अब मैं ग्रामर का पार्ट में शुरू कर रही हूँ, उसके बाद हम फिर इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब देखिए 6A का पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया है रीराइट। यूपीएससी में इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब मैं इंस्ट्रक्शन शीट में आऊंगी, जो 3-4 पेजेस है, फर्स्ट 3 पेजेस जो इंस्ट्रक्शन के हैं, उसमें बार बार यही बोल रहा है फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, बार बार। ठीक है, तो इसमें रीराइट बोला है, स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं अरे ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो चलो फिल करके आ जाओ। नहीं, ये गैप जो दिया गया है ना ये 2 क्वेश्चन के बीच में, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है रीराइट करना है। समझ में आया? तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स को भी रीराइट करोगे। एग्जामिनर को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप इररिस्पॉन्सिबल, अगर सपोज आप हो भी इररिस्पॉन्सिबल मगर अपना आंसर सिर्फ ऐसे ऐसे प्रेजेंट करो जिससे पता चले कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आप बहुत ओबीडियंट हो, आप रूल्स को फॉलो करते हो। तो रीराइट लिखा है तो प्रॉपर रीराइट लिखोगे। ठीक है, गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में।
give the plural form of the following words and make sentences using plural form। तो बोल रहा है कि इस एल्गे का प्लूरल फॉर्म लिखना है। तो कितने अच्छा से आप लोग लिख सकते हो ना, ऐसे एल्गे के नीचे प्लूरल। और है ना, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है राइट द आंसर बिलो द क्वेश्चन। तो बिलो द क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर प्लूरल मत लिख देना, एल्गे का प्लूरल एल्गे ही होता है, नहीं, यहाँ पर नहीं लिखोगे। नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नहीं, बिलो द क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो यहाँ पर प्लूरल लिखो और एल्गे का प्लूरल लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा प्लूरल हो गया, अब फिर लिखा मेक सेंटेंसेस यूजिंग प्लूरल फॉर्म। तो ये प्लूरल फॉर्म से आपको सेंटेंस बनाना है। तो फिर यहाँ पर सेंटेंस लिखो अच्छे से। एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा कि ये कैंडिडेट कितना सही बंदा है। देखो, अब देखिए इसमें 2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। यानी अगर आपने ये सही तरीके से लिखा तो आपको इसमें 1 मार्क आ जाएंगे। सपोज आपने गलत सेंटेंस फ्रेम कर दिया, मगर इसका तो आपको मिल जाएगा ना मार्क्स। मगर इसको बहुत डिस्टिंक्टली और क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये प्लूरल है, एल्गाई है, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट। गॉट इट? फिर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंज। ऑब्वियसली एक एरर वाला है, तो आपको लिखना है इसमें। और ये रफ वर्क कर दिया हुआ, स्पेस फॉर रफ वर्क। तो 44 पेजेस में आपका पूरा खत्म हो गया। अब रफ वर्क पेज दिया है, तो अब रफ वर्क पेज 45, 46, 47, 48, 4 पेजेस का तो रफ वर्क है, ठीक है। अब हम आते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है 48 पेजेस का, 2017 को का ये एग्जाम का है, जिससे मैंने यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड किया था। अब देखिए, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पर फिल करना है। तो आपको अभी मैंने एडमिट कार्ड दिखाया था, एडमिट कार्ड में नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखा था सेंट्रल, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऐसे करके सीएपीएफ का लिखा था ना, वो सेम नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आप लोग लिखोगे। गॉट इट? फिर मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको मैंने एडमिट कार्ड में दिखाया था, तो मीडियम यहाँ पर जिसका हिंदी है वो हिंदी लिखेंगे, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। तो ये फिल हो गया। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को, आई मीन जो फिल करना है उसको फिल करो और इंस्ट्रक्शन पढ़ो। अब पहला है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहे हो, आप ऑफिसर बनने लायक नहीं हो। सिंपल। एग्जामिनर आपके आंसर कम बुकलेट जो है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट से साफ साफ पता लगा सकता है कि आपने कितना इंस्ट्रक्शन पढ़ा है और कितना फॉलो कर रहे हो, कितने डिसओबीडियंट हो, कितने ओबीडियंट हो। देखिए, the question come answer booklet contain itna pages. Immediately on receipt of the booklet, please check that this booklet does not have any misprint or torn or missing pages. तो पेज नंबर आप लोग काउंट कर लेना। अगर आपको लगता है कोई टॉर्न पेजेस है, मिसिंग पेजेस है, उसको रिप्लेस करवा लेना, ठीक है, रिप्लेस। फिर लिखा है, मैंने बताया था नहीं, A4 शीट से हल्का सा ये पेजेस थोड़े बड़े होते हैं। तो मैंने A4 शीट में अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका कटा हुआ भी आएगा। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेज। देखो, मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेज एंड फॉलोइंग पेजेस। देखिए, यूपीएस वाला बोल रहा है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पेज का इंस्ट्रक्शन और आने वाले पेजेस के इंस्ट्रक्शन। पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, यूपीएससी खुद ही बोल रहा है। फिर लिखा है कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको, स्ट्रिक्टली उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जिस स्पेस में दिया गया है उसी स्पेस में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर आंसर आपके, एनी आंसर रिटन आउटसाइड द स्पेस अलॉटेड, वो उसमें उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है। ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है उसके पीछे ये क्वेश्चन पेपर डिटैचेबल फॉर्म में होता है, वो आप उसको निकाल कर अपने घर लेकर जा सकते हो एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप रोल नंबर भरोगे, यहाँ पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब तो आपको भरना नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पहले तो हमारा था जनरल इंस्ट्रक्शन, हमने पढ़ लिया, जिसमें बोला गया है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। Candidates should read the under-mentioned instructions carefully. Violation of any instruction may lead to penalty. देख लो यूपीएससी कितने अच्छे से बता रहा है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन को वॉयलेट किया, अगर इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया, तो पेनाल्टी हो सकती है। इसका मतलब आपके मार्क्स कट सकते हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन, मगर कैंडिडेट केयरलेस होते हैं। चलो मुझे आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। अरे भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ो फिर लिखो आंसर। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीवेयर इनसाइड द बुकलेट। ऑब्वियसली आप लोगों को ये पता है, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा काम करता भी होगा जो अपना रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट क्वेश्चन आई मीन आंसर के अंदर लिखता हो। लेटर राइटिंग इसमें है नहीं, मगर इसमें रिपोर्ट राइटिंग जरूर है। तो रिपोर्ट में भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपना आपकी जगह से वो भी मेंशन नहीं करना। सिंपली बेस्ट तो यही है कि रिपोर्ट में एक्स वाई जेड लिखो, प्लेस में भी एक्स वाई जेड, बाय ए बी सी डी लिख दो। ठीक है, कहीं पे भी ना प्लेस का मेंशन करो ना अपने नाम का मेंशन करो। Do not write anything other than actual answers to the question anywhere inside your question का आंसर बुकलेट। कोई कोई अपनी गाथा सुनाने लगते हैं क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में। ठीक है, जहाँ आंसर लिखना है वहां पे अपनी गाथा सुना रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, तो वो सब काम नहीं करना है। कोई भी पेज आपको फाड़ना नहीं है क्वेश्चन का आंसर बुकलेट का। ठीक है, अगर कोई पेज मिसिंग है तो आप इन्विजिलेटर को बताओगे। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आपको डिटैचेबल फॉर्म में मिलेगा, जो आप घर लेकर जा सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं लिखोगे। और या अपना एडमिट एडमिट कार्ड मिलता है, उसमें भी आप कुछ नहीं लिखोगे। जहाँ पे आंसर लिखना है वहीं पे लिखोगे। क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को आपको सबमिट करके जाना है, टेबल पे मत छोड़ देना उसको। अब जनरल इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, और बोल रहा है अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो पेनाल्टी होगी। फाइन। अब चलिए, अब उसके बाद डूज, क्या चीज आपको करना चाहिए। फिर से बोल रहा है इंस्ट्रक्शन पढ़ो, बोल रहा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी पढ़ो जो क्वेश्चन पेपर में है। केयरफुली पढ़ो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कितनी बार यूपीएससी बोल दिया। फिर बोला रोल नंबर अदर पर्टिकुलर्स जहाँ पे लिखना है वहां पे लिखोगे। और लिखा है राइट लेजिबली एंड नीटली इन इंक, यानी आप पेन से लिखना, बहुत अच्छे राइटिंग में लिखना, ताकि बोल नहीं रहा ब्यूटीफुली लिखने, बोल रहा है ऐसा लिखो कि समझ में आए। ठीक है, और पेन का मैं बता दूं, पेन आप कोई भी यूज करो, ब्लैक, ब्लू, बॉल पॉइंट, पायलट, कोई भी यूज करो। अब कभी कभी क्या होता है, जो स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं पेपर 2 का एग्जाम लिख रहा था, ऐसे एक स्टूडेंट ने नहीं बोला, कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है। तो इन्विजिलेटर आके कहता है अरे आप है ना पेपर 2 का एग्जाम है ना ब्लू पेन से क्यों दे रहे हो, आपको तो ब्लैक पेन से देना चाहिए, देखिए इंस्ट्रक्शन में ब्लैक पेन लिखा हुआ है। और जो बेचारा कैंडिडेट है वो तो डर गया, नर्वस हो गया। अरे उसने तो पूरा 5-6 पेजेस तो ना ब्लू पेन से लिख दिए हैं। तो इस तरह से इन्विजिलेटर डराएंगे आपको। मगर जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है वो सिर्फ ओएमआर शीट के लिए होता है, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट के लिए होता है, पेपर 2 के लिए नहीं होता है, जिसको आप लोग अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है अपने हाथों से अच्छे से लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा। अब बोला है पेंसिल यूज कर सकते हैं, तो मैं हमेशा से स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि पेन थ्रू आउट यूज करो, मगर जहां पे आपको लगता है मुझे हाईलाइट करना है, मुझे कुछ अंडरलाइन करना है, तो पेंसिल यूज किया करो। पेन से अंडरलाइन करने से क्या, तो थोड़ा मेसी लुक आता है, और यूपीएससी अलाउ भी कर रहा है। और अगर आपको रफ वर्क करना है तो ब्लैंक पेजेस हैं, आप उसमें रफ वर्क करोगे। तो लास्ट में मैंने आपको रफ वर्क का ब्लैंक पेजेस दिखाया था, उसी में आप करोगे। अगर सपोज आपसे कुछ गलत हो गया तो आप उसको ड्रॉ योर पेन थ्रू इट या राइट कैंसल, यानी आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सपोज सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिखा और आपको लगता है ये गलत हो गया है, तो आप क्या करोगे,
ऐसे करके डायगनली इसको कैंसिल कर देते, ऐसे। ठीक है, तो डायगनली स्ट्राइक ऑफ करने से क्या होगा, एग्जामिनर का टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो उसको नहीं चेक करेगा। अगर आपने इसमें कैंसिल नहीं लिखा या ऐसे स्ट्राइक ऑफ नहीं किया डायगनली, तो आपका वो इवैल्यूएट हो जाएगा। हैंड ओवर योर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पर्सनली टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, ये तो हमने देख ही लिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, देख लीजिए कितने सारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। थोड़ा सा कटा हुआ है इधर। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, ऐसे के बारे में बोल रहा है। आंसर टू दिस शैल बी रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, कंफर्मिंग टू द मीडियम इंडिकेटेड इन द अटेंडेंस लिस्ट अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो आपके एडमिट कार्ड में यदि हिंदी मीडियम लिखा है तो आप हिंदी में आंसर लिखोगे, अगर इंग्लिश मीडियम लिखा है तो इंग्लिश में आंसर करोगे। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत करना। द क्वेश्चंस आर प्रिंटेड, और बाकी बाकी क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ही है और उसको इंग्लिश में ही लिखना है। जो भी क्वेश्चन का मार्क्स वेटेज है तो वो उसमें इंडिकेट किया हुआ है। अब लिखा है क्वेश्चन शैल बी अटेम्प्टेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर देम। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन है उसके नीचे आपको आंसर लिखना है। अब आप सोचोगे अरे ये भी तो, यहाँ पर भी तो गैप है, तो मैं यहाँ पर भी लिखूं, नहीं लिख सकते हो। सिर्फ ये लाइन से लेकर यहाँ तक ही आप लिखोगे, आप इस मार्जिन में कुछ नहीं लिखोगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लिखते हैं तो हमारा ए इधर आ जाता है, क्यों आया है, नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, इधर यू आर नॉट फॉलोइंग या यू हैवंट रेड ओनली, आपने पढ़ा ही नहीं, फॉलो करने की तो दूर की बात है। फाइन। अच्छा, फिर लिखा है अनलेस स्ट्रक ऑफ। हाँ, एक और चीज इसमें लिखी है कि क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। काउंटेड का मतलब इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैसे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करूं क्योंकि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं पहले ये वाला क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, तो आप इसको पहले अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आपको लग रहा है कि चलो मेरे पास टाइम बाकी है, अभी 5 मिनट बाकी है, चलो मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है और आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो। 10-12 मिनट में आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा और 10-12 मिनट में आप आराम से 18-20 स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको फेमिलियर लगता है, आपको ये वाला क्वेश्चन फेमिलियर लगा है कि आपने तो इस पे बहुत सारा काम किया है, आपको तो बहुत फेमिलियर है, तो चलो इसको अटेम्प्ट कर देते हैं। ग्रामर पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले ग्रामर फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है। उसके बाद जो भी फेमिलियर लगता है वो अटेम्प्ट करो। प्रेसी हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट कर लो, चाहे आपका वो स्ट्रेंथ हो चाहे आपका वीकनेस हो, प्रेसी मस्ट बी अटेम्प्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत टाइम लगाता है प्रेसी। ओके, चलिए। अब उसके बाद unless struck off, attempt of a part of question shall be counted even if attempted partly। बोल रहा है कि अगर आधा क्वेश्चन आपने आधा आंसर लिखा है और आप चाहते नहीं हो कि एग्जामिनर उसको वैल्युएट करो, तो फिर आप उसको ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ कर दो डायगोनली। और अगर कोई पेज, एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज, यानी कोई पेज या पेज का कुछ हिस्सा अगर ब्लैंक है तो उसको भी स्ट्रक ऑफ करना है। कैसे, मैं बताती हूँ। टोटल 6 क्वेश्चन है ऐसे के, और उसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सपोज आपने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ोगे। ठीक है, इसको खाली नहीं छोड़ोगे, इसको प्रॉपर, कोई भी ब्लैंक पेज है उसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दो। तो कोई भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है,
तो एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा इस कैंडिडेट ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है, इस कैंडिडेट ने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया है, ये ऑफिसर नहीं बनने लायक है। साफ पता चल जाएगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो वो पेज को ब्लैंक मत छोड़ो, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, लिखा हुआ है। दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा है पोर्शन ऑफ द पेज। तो सपोज आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इंडिया वर्सेस चाइना, और आपका आंसर जो है यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे खत्म हुआ, तो आपने यहाँ पर एक मार्जिन दिया, मार्जिन पेंसिल से देना बेटर रहेगा। ये पोर्शन ब्लैंक है, इसको स्ट्राइक ऑफ करो, ये है इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, एग्जामिनर को आपकी पर्सनालिटी के बारे में ऐसे ही पता चल जाएगा, आप चाहे कितना भी अच्छा आंसर क्यों ना लिख रहे हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये हुआ, हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए। मैम बोलिए। मैम इसमें अगर पूरा क्वेश्चन मतलब टाइम निकल रहा है तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो फिर क्यों लास्ट में मार्जिन देना है उसको? अच्छा, मतलब क्रॉस। समझ गई। सपोज ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लास्ट में सिर्फ 10 मिनट बाकी है या 5-7 मिनट बाकी है, तो आपने इंडिया वर्सेस चाइना का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और आपने इंट्रो विंट्रो सारा लिख लिया। अब आपको लगता है 2-3 मिनट ही बाकी है, तो पहला काम को आपको क्या करना है। सपोज आपने ये सिर्फ एक ही पेज भरा है, अब आपको लगता है कि बस 2-3 मिनट बाकी है, तो तुरंत यहाँ पे टू कंक्लूड, सीधे कंक्लूजन कर दो, सीधे कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। पहला काम। आप चाहते हो, अगर सपोज आप कंक्लूजन ड्रॉ करने का भी आपको टाइम नहीं मिला, और आप चाहते हो कि एग्जामिनर ये पेज को पढ़े, तो फिर आप इसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करोगे। आप चाहते हो नहीं पढ़े, तब स्ट्राइक ऑफ करोगे, फिर आपका ये ब्लैंक पेज छूट जाएगा। फिर इसको ऐसे करके ब्लैंक पेज को भी तो स्ट्राइक ऑफ करना होता है, फिर ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दोगे। गॉट इट? अच्छा, कोई और जी। क्वेश्चन? ठीक है, अब देखिए, अब हम और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम आते हैं essay के इंस्ट्रक्शन। राइट essays on any four of the following in about 300 words each। निम्नलिखित में किन्हीं चार पर लगभग लगभग 300 शब्द में निबंध लिखिए। तो इसमें इंस्ट्रक्शन क्या गया है, 300 शब्द। ठीक है, अब स्टूडेंट ये 300 शब्द जो है, इसको वो मत समझो कि है ना लक्ष्मण रेखा टाइप का है, आप 301 नहीं कर सकते हो, 299 नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको मैं अपना ऐसे दूंगी या जब आपको राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी, तो उसमें आप देखना कि मेरे जो ऐसे है ना, वो हम कभी 340 भी नहीं हुए हैं। 339 तक, 338, 330, 320, कभी कभी एक ऐसे आपको मिलेगा, हो सकता है 290 वर्ड्स के भी हो। तो जब स्टूडेंट 300 वर्ड्स बोला जाता है, तो आप 290 से लेकर 310, 320 ऐसे करके करूंगा। हालांकि मेरे जो ऐसे वो 340 तक पहुंच रहे हैं, 339 तक पहुंच रहे हैं ज्यादातर ऐसे। मगर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 390 और 320 के बीच में ही रखो ऐसे। 290 से अगर कम आप ऐसे लिखते हो, कम वर्ड्स के, तो मतलब आप क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और 320 से ज्यादा लिखते हो, तो इसका साफ मतलब है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाएगा, स्किप कर दोगे आपसे, मतलब टाइम लिमिट क्रॉस कर दोगे आप। ठीक है, तो और आपकी मेच्योरिटी भी नहीं दिखाएगी। जो मेच्योर होते हैं ना, जो कैंडिडेट्स मेच्योर होते हैं, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की अपने आंसर्स लिखने की, उनको पता रहता है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगा दिया तो मेरा एक क्वेश्चन पक्का पक्का छूटेगा, पता होता है। तो बैलेंस करके चलना है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको ट्रैक रखना है टाइम का, बिल्कुल रखना है। ठीक है,
तो ये सब चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरा, वर्ड्स को एग्जामिनेशन हॉल में काउंट नहीं करोगे 1 2 3 4, तो पागलपंती है। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आप अपने ही आंसर को देखकर आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये 320 से थोड़ा ऊपर पहुंच रहा है, पता चल जाएगा। तो मैंने जैसे बताया है, एक लाइन में कितने शब्द आते हैं आपकी राइटिंग का साइज वाइज से पता चलेगा। एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, फिर ऐसे कितने लाइंस आते हैं एक पेज में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लो फर्स्ट, मतलब 1 2 3 पेजेस का निकाल लो प्रिंट आउट, और उसमें एक बार प्रैक्टिस करो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक A4 शीट होगी, मुझे ऐसा लगता है, एक बार प्रिंट आउट निकलवा के देख लेना। ठीक है, अच्छा अब हम, ये एस्से का बता दिया मैंने। अब उसके बाद हम आते हैं आर्गुमेंट में। सबका इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, अब मैं आर्गुमेंट का इंस्ट्रक्शन पढ़ रही हूँ। ये है, राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल। अब देखो, इस आर्गुमेंट के इंस्ट्रक्शन में क्या खास बात है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वर्ड लिमिट कहीं लिखा ही नहीं है। तो मैंने सुना है किसी को बोलते हुए कि देखिए इसमें वर्ड लिमिट नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग को जितना भी वर्ड्स में लिखना आप लिख सकते हो, ऐसा कोई वर्ड लिमिट नहीं है। नो स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आप अंधाधुंध नहीं लिख सकते हो। ओ इसमें वर्ड लिमिट नहीं दिया है, तो वी हैव गॉट दिस एब्सोल्यूट फ्रीडम टू राइट एज मेनी वर्ड्स एज वी वांट, ऐसे नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब प्रैक्टिकल हो तो कहीं पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि मुझे कितने वर्ड्स में लिखने हैं। अब लॉजिकली स्पीकिंग, ये आर्ग्यूमेंट इट कैरीज 20 मार्क्स, वन आर्ग्यूमेंट कैरीज 20 मार्क्स। ठीक है, ऐसे भी एक ऐसे 20 मार्क्स, आर्गुमेंट भी 20 मार्क्स, तो लॉजिकली स्पीकिंग ऐसे 300 वर्ड्स 20 मार्क्स, तो आर्गुमेंट 20 मार्क्स 300 वर्ड्स, तो आर्गुमेंट भी आप 300 वर्ड्स में लिखो। ठीक है, तो 290 320 ऐसे में लिख के फिनिश ऑफ कर दो। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है आर्गुमेंट, वो हम बाद में बात करेंगे। अब एक और चीज ध्यान देने लायक है। अब देखिए, इंस्ट्रक्शन में लिखा है फॉर और अगेंस्ट, आप ध्यान दोगे तो ये जो फॉर एंड अगेंस्ट है इटैलिक्स में लिखा हुआ है, आप देख रहे हो इटैलिक्स में टाइप किया है ना, ये इटैलिक्स में है। तो फॉर एंड अगेंस्ट ये टर्म दिया है, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर आप, अभी मैं पेन यूज नहीं कर रही हूँ, मैं माउस से लिख रही हूँ, यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब सिंस यहाँ पे टर्म फॉर दिया है, तो दैट्स व्हाई यू शुड यूज द टर्म फॉर एज मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शन, डू नॉट यूज एनी अदर टर्म, कोई और टर्म मत यूज करो। अब स्टूडेंट्स को मैंने देखा है क्या क्या टर्म यूज करते हुए, इन फेवर, क्यों, जब इंस्ट्रक्शन में साफ साफ यूपीएससी बोल रहा है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली स्ट्रिक्टली बोल रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। मैं बोलती हूँ फॉर लिखो, मैम क्या प्रॉब्लम है इन फेवर लिखने में, इन फेवर भी तो बात वही है जैसा फॉर में है। मैंने कहा बात तो वही है, मगर इंस्ट्रक्शन में फॉर लिखा है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा, अगर हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। अब नेक्स्ट गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए ये फॉर लिख दिया, तो मैं बोलती फॉर लिखो, फिर 1 2 3 अपना जो भी आर्गुमेंट फॉर में देना है दो, फिर उसके बाद अगेंस्ट लिखो। ठीक है, फिर उसको अंडरलाइन करो, फिर 1 2 3 लिखो, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिखो, और फिर ऐसे अंडरलाइन करो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और गलती क्या करते हैं, पहले फॉर में इन फेवर लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स और क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर की जगह लिखते हैं
आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, पूरा इतना लंबा लिखेंगे। Why are you wasting your time when every second is very very crucial? और आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहे हो, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, गलत है। इंस्ट्रक्शन में लिखा है फॉर अगेंस्ट और इटैलिक्स में दिया है। ये साफ इतना बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि यू हैव टू राइट फॉर, यू हैव टू राइट अगेंस्ट। तीसरी गलती क्या करते हैं, फॉर अगेंस्ट दोनों नहीं लिखते हैं। The youth in India are getting addicted to Android mobiles because of its point 123। गलत है, लिखा फॉर, देखो साफ साफ है, यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और मैं कुछ नहीं कह रही, सिंपली। अब एक और प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स कहते हैं मैम क्यों इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं, क्यों हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, हम आर्गुमेंट जब ये चैप्टर हम जब वीडियो क्लासेस की होगी तो मैं बताऊंगी, मगर फिलहाल के लिए स्टूडेंट जब भी कोई डिबेट शुरू होता, आर्गुमेंट शुरू होता है, तो इसका एक बैकग्राउंड तो देना पड़ता है ना, एक बैकग्राउंड देना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, मगर इंट्रोडक्शन में आप ज्यादा वर्ड्स मत डालो, एक लाइन में इंट्रोडक्शन आप खत्म कर दो, एक लाइन, यूजुअली 2 लाइन। अब जब आपको बुक मिलेगी राइटिंग सेक्शन की तो आपको आप देखोगे मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको दिखेगा कि इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है, वरना हमेशा एक सिंगल लाइन में इंट्रोडक्शन होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन। अब सपोज आपने आज तो इंट्रोडक्शन देने का रीजन यही है कि आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा। अब उसके बाद आपने फॉर में, आर्गुमेंट में बोल दिया, अगेंस्ट में बोल दिया, अब क्या आप कंक्लूजन नहीं, आप कंक्लूड नहीं करोगे? आप क्या, आपका क्या स्टैंड है इसमें? यूपीएससी वाले तो देखते हैं ना भाई, ये ऑफिसर वाला स्टैंड ले रहा है या नहीं ले रहा है। आप बिना कंक्लूजन के छोड़ दोगे, आप अपना स्टैंड नहीं दोगे, बहुत जरूरी है अपना स्टैंड देना, ठीक है। तो ये गया आर्ग्यूमेंट। अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट। ये रहा रिपोर्ट। राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, 200 वर्ड्स में लिखना है। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट हम बता देंगे, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर रिपोर्ट में एक चीज हमेशा याद रखना, रिपोर्ट कौन लिखता है? जो रिपोर्टर होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्टर, रिपोर्टर ऐसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिपोर्ट करने का, उनका उनका फंक्शन क्या होता है, सिर्फ रिपोर्टिंग करना। वो अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप, जब मैं रिपोर्ट पढ़ाऊंगी तो बहुत डिटेल में बताऊंगी, मगर फिलहाल के लिए जब आप रिपोर्ट लिखो, अपना ओपिनियन नहीं देना है, अपना सजेशन नहीं देना है। रिपोर्ट सिंपली फैक्ट बेस्ड कंटेंट होता है, ओपिनियन बेस्ड कंटेंट नहीं होता है। ऐसे ओपिनियन और फैक्ट मिक्स बेस्ड कंटेंट होता है। आर्गुमेंट भी फैक्ट और ओपिनियन होता है, मगर ओपिनियन आपका एकदम कंक्लूजन में आपका ओपिनियन आ जाएगा, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्रेसी का ना इंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे, अभी तो फिलहाल यूपीएससी है ना, प्रेसी का इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं कर रहा है सीएपीएफ में, मगर जो सिविल्स का जो एग्जाम होता है ना, उसमें प्रेसी के इंस्ट्रक्शन बहुत चेंज होते हैं। यूपीएससी खेलता है, कैंडिडेट्स के माइंड के साथ खेलता है, इंस्ट्रक्शन चेंज करेगा। कोई स्टूडेंट 3 बार एग्जाम दे दिया, अरे सेम इंस्ट्रक्शन आते हैं, काई को पढ़ना वापस से, ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट। मगर तो यूपीएससी सिविल्स वाले में इंस्ट्रक्शन चेंज होते हैं, सीएपी वाले में इंस्ट्रक्शन अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, मगर यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन बहुत चेंज होता है, ये मैं बता रही हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। अब लिखा है attempt the pressure of the given passage in 1/3 of its length, 1/3 of its length। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसेज है और पैसेज का लेंथ 381, तो इसका 1/3 क्या होगा स्टूडेंट, 381 ऐसे होगा, 1/3 ऐसे होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो यानी ये हो गया 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी आपको 127 वर्ड्स में प्रेसी लिखनी है।
ठीक है। अब हमेशा हर पैसेज के लास्ट में आपको वर्ड लिमिट दिया रहेगा। अब 127 वर्ड्स है तो स्टूडेंट्स कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एग्जैक्ट 127 हो। फिर से बोल रही हूँ, 10 वर्ड्स इधर 10 वर्ड्स उधर हो सकते हैं। तो 117 से लेकर 137 वर्ड्स के बीच में आप अपना प्रेसी खत्म कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। अब देखो मैं बोल रही हूँ ना, यूपीएससी है ना, कैंडिडेट्स के माइंड के साथ खेलता है। डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। अब हम सोचते हैं भाई टाइटल सजेस्ट नहीं करना है तो प्रेसी शीट में टाइटल का बॉक्स क्यों दिया है? ये है टाइटल का बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये टाइटल का बॉक्स है। मगर टाइटल का बॉक्स दिया है, मगर इंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा है? डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। अब मैंने बोला इंस्ट्रक्शन चेंज करता रहता है फिर, कभी लिखेगा सजेस्ट अ टाइटल, कभी लिखेगा डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल। ये सिविल्स में ज्यादा होता है, सीएपीएफ में अभी नहीं हो रहा है, मगर यू नेवर नो, 2024 में बोल दे कि सजेस्ट अ टाइटल। अगर आपने टाइटल नहीं सजेस्ट किया, एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा इसने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ा, ये केयरलेस है, साफ पता चल जाएगा। इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। बॉक्स देने की जरूरत ही नहीं है ना अगर टाइटल नहीं सजेस्ट करना है। तो वो यूपीएससी देख रहा है कि कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो आप लोग। नेक्स्ट, राइट एज फार एज पॉसिबल। ये एज फार एज पॉसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड। ठीक है, यानी जहां तक हो सके अपने शब्दों में लिखे। इसका मतलब यूपीएससी ये नहीं बोल रहा है राइट स्ट्रिक्टली इन योर ओन वर्ड, नहीं बोल रहा है ना यूपीएससी। तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हमें तो अपने शब्दों में लिखना चाहिए ना प्रेसी। देखिए अच्छी बात है, अगर आप अपने शब्दों में लिख रहे हो प्रेसी तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है अपने शब्दों में लिखने में? प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, यू कैनॉट गो अगेंस्ट द राइटर्स ओपिनियन। आप राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। आपको राइटर अपने ओपिनियन को राइटर के ओपिनियन से अलाइन करना है। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिखने में क्या हो जाता है रिस्क, कि कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन आ जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं, अगर आप मेरी भी प्रेसी देखोगे, ठीक है, जब हम प्रेसी पढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन की बुक आपको मिलेगी, तो उसमें आप देखना कि मैंने अपने शब्द बहुत, मतलब 80% तो मैंने पैसेज के ही लाइन्स दिए, 80%। 20% हो सकता है मैंने कहीं अपने शब्द यूज कर लिए, मगर मैं नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी प्रेसी लिखती हूँ तो ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो और यूपीएससी बोल भी नहीं रहा है स्ट्रिक्टली अपने शब्दों में लिखे, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तो जब हम कॉपी करते हैं स्टूडेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, प्रेसी पढ़ोगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नकल करने में भी अक्ल चाहिए। जब आप लोग कॉपी करते हो ना, तो उस सेंटेंस, जो सेंटेंस को आप लोग लिफ्ट कर रहे हो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। जब सिंप्लीफाई करोगे तो लगेगा कि अपने ही शब्दों में लिख रहे हो। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जब हम प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट गिवन बिलो। प्रेसी फॉर्मेट गिवन बिलो, ये है आपका प्रेसी फॉर्मेट। ठीक है, और आपको अगर मार्केट में यूपीएससी का प्रेसी शीट, सॉरी यूपीएससी का तो मिलता ही नहीं है, एसएससी का प्रेसी शीट मिलता है, बहुत नैरो मार्जिन, बहुत नैरो मार्जिन होती है उसकी, नैरो बॉक्सेस होते हैं, सॉरी नॉट मार्जिन, नैरो बॉक्सेस होते हैं, वो कभी मत लेना। इससे प्रैक्टिस करो, या जो मैंने प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की है उसमें प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कोई भी नहीं काम चलेगा। हाँ, और अगर स्टूडेंट जिसको प्रेसी मुझे दिखाना है और मगर उनके पास कोई प्रिंट आउट की सुविधा नहीं है घर में आसपास, तो आप क्या कर सकते हो, खुद से प्रेसी शीट भी बना सकते हो। ठीक है, एक बार प्रेसी शीट बनाओ, मगर फिर आपको जेरोक्स करवाना पड़ेगा। एनीवेज, तो आप लोग देख लेना कैसे करोगे, मगर बॉक्सेस का फिर एरिया ऐसे ही रखोगे, फाइन। अच्छा, अब ये हो गया इंस्ट्रक्शन यहाँ का। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, ये है स्पेशल शीट फॉर प्रेसी। अब इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, राइट वन वर्ड इन ईच डिविजन। डिविजन क्या है? ये है, तो एक शब्द एक डिविजन में लिखना है, और 5 वर्ड्स इन ईच लाइन,
और एक लाइन में 5 वर्ड्स आएंगे। ओके, तो एक लाइन में 1 2 3 4 5 लाइन्स आएंगे और एक बॉक्स में एक शब्द आएगा। पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे। पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे, जैसे मुझे पंचुएट करना है, पंचुएट मतलब कॉमा फुल स्टॉप, जैसे मैंने आई लिखा, ठीक है, अब ऐसे लिखा, फिर मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा, ठीक है, फिर मैंने, समझ में आया, फिर मैंने कुछ कुछ लिखा और फिर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स पंचुएट कैसे, आई मीन सोचते हैं कि कैसे पंचुएट करना चाहिए। आई लिखा और फिर कॉमा के लिए एक अलग बॉक्स दे दिया। नहीं, प्रेसीज का जब वीडियो क्लास होगा तो उसमें तो खैर मैं बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ कि जैसे पंचुएट एक नॉर्मल वे में आप लोग करते हो, जब आप विदाउट बॉक्सेस लिखते हो, प्लेन शीट में लिखते हो, तो वैसे ही पंचुएट करना है। फिर एक और चीज लिखिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी, इसका मतलब है यदि आवश्यकता हो तभी पैराग्राफ में डिवाइड करो, वरना मत करो। अब मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पैराग्राफ में बिल्कुल डिवाइड मत किया करो। रीजन क्या है इसका? 3 रीजन है। पहला रीजन है कि आज अगर आप ना 2011 का प्रेसी देखते हो, 2010 का प्रेसी देखते हो, तो आपको पता चलेगा सीएपीएफ बहुत बड़े बड़े पैसेजेस देता था प्रेसी के लिए। 600 शब्दों के देता था, 500 शब्दों के देता था। मगर अभी आप देखोगे ना, सीएपीएफ का जो पैसेज होता है प्रेसी का, वो थोड़ा शॉर्ट होता है। जैसे ये खुद ही देखो 381 वर्ड्स का है, तो कोई 400 शब्द, 450 शब्द, उससे ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इतने कम शब्दों का पैसेज है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने शब्दों में प्रेसी लिखोगे? ये 127 में देखिए कितना कम होता है 127। ज्यादा से ज्यादा कितना लिखोगे? 200 में लिखोगे, 250 में लिखोगे। तो इतने कम इतने छोटे से प्रेसी में क्या पैराग्राफ चेंज करोगे? पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? पैराग्राफ मैं बोलती हूँ नहीं चेंज करने। देखो यूपीएससी ये नहीं बोल रहा इट इज मैंडेटरी टू चेंज इफ नेसेसरी। दूसरा रीजन है पैराग्राफ नहीं चेंज करने का, वो ये है कि कि यदि आप पैराग्राफ चेंज करते हो, तो सपोज आपने यहाँ पर खत्म किया, ठीक है, और अगर आप लोग पैराग्राफ चेंज करते हो तो आपको ये पूरी लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ से वापस से लिखना शुरू करोगे यदि आप पैराग्राफ चेंज करते हो, ठीक है। यानी एक पूरी लाइन छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा सा लुक नहीं देता है, ठीक है। तीसरा रीजन मैं क्यों मना करती हूँ पैराग्राफ चेंज नहीं करने के लिए, क्योंकि सपोज आपने पैराग्राफ चेंज नहीं किया और आप लिखते गए, लगातार लिखते गए, ठीक है, पूरा लिखते गए, और आपकी प्रेसी सपोज यहाँ पर खत्म हो गई, तो आपको वर्ड्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा आपके 140 वर्ड्स है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये चीज है, तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि आपका 140 वर्ड्स है। मगर यदि आपने पैरा चेंज किया और आपने एक लाइन पूरा हटा दिया, ऑब्वियसली आप कितने पैरा चेंज करते हो उस पर डिपेंड करता है, तो सपोज आपने एक लाइन पूरा हटा दिया तो आपको फिर 140 माइनस 5 वर्ड्स करने पड़ेंगे। सपोज आपने 2 बार पैरा चेंज किया तो 140 माइनस 10 वर्ड्स करने पड़ेंगे, तो इट विल टेक टाइम, है ना, हल्का सा तो टाइम कंज्यूम होगा ना। एग्जामिनेशन में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट, और ये सब फालतू काम करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। इसलिए बेटर ये है डू नॉट चेंज द पैराग्राफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया प्रेसी का। अब उसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, तो इसका भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ऑब्वियसली आप पैसेज पढ़ोगे। मैम हम्म, पेशी में अगर वर्ड ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर तो वो बॉक्स के बाहर हो जाए, फिर कैसे करें?
देखो हमेशा यूपीएससी वाले ना प्रेसी के बॉक्सेस ना हमेशा बहुत ज्यादा देते हैं। मैंने बोला ना यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स के माइंड के साथ खेलते हैं। अब देखिए ये 127 वर्ड्स का है, आपको प्रेसी लिखना 127 वर्ड्स। अब आप देखो कितने बॉक्सेस दिए हैं, 160। यूपीएससी भी देखना चाहता है ना कि स्टूडेंट्स कितना समझदार है। अब स्टूडेंट सोचेंगे ओ देखो कितने सारे बॉक्सेस है, मैं सारा फिल करूंगा पूरा 160 तक, बेचारा टेंशन में आ जाएगा 120 से तक खत्म हो गया तो, राइट। तो आप लोगों को यूपीएससी पूरा बॉक्सेस प्रोवाइड करेगा। अगर 300 में लिखना है प्रेसी तो आपको 350 बॉक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास इतनी समझदारी होनी चाहिए कि मुझे अपने वर्ड लिमिट से को एक्सटेंड नहीं करना, उसको क्रॉस नहीं करना है। गॉट इट? अंडरस्टूड? मैम, अगर वर्ड बड़ा हो जाए तो फिर तो वो बॉक्स से बाहर हो जाएगा ना, एक एक बॉक्स है ना। अच्छा, आई अंडरस्टूड। देखो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप यही वाले प्रेसी शीट में प्रैक्टिस करो। अगर सपोज आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपके वो आप हैबिचुएटेड हो जाओगे कि अच्छा मुझे बॉक्सेस में लिखने हैं तो मैं अपने वर्ड्स को छोटे लिखूंगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सपोज आपको लिखना है अनोनिमस, सपोज आपको अनोनिमस लिखना है तो अब सपोज खत्म हो गया तो यहाँ पे एक दो, अच्छा तो बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है इस तरह से लिखने में ऐसे डैश देकर, मगर लिख सकते हो। मगर आपको खुद प्रैक्टिस में हो जाएगा ना तो आप बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। और कोई Yes. क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नेक्स्ट है लास्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने इसके बारे में पहले ही आपको कह दिया है, ज्यादा गैप देता है यूपीएससी वाली, देखता है कि भाई आप कितना, आप में मैच्योरिटी है। ओके, तो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसी हिसाब से आंसर लिखना। क्वेश्चन 1 लाइन आंसर डिमांड कर रहा तो 1 लाइन आंसर लिखो, क्वेश्चन 2 लाइन आंसर डिमांड कर रहा तो 2 लाइन आंसर लिखो। इसमें ज्यादा कुछ मुझे बताने के लिए नहीं है। अब मुझे बताइए आप लोगों को कोई 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 क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी जो हमने बात की है। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? हाँ, कोई क्वेश्चन? दिवाकर मुझे आपके ग्रामर का मिला है तो मैं वैल्यूएट कर दूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है। ओके। मेघा कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, आप मुझे अपने ग्रामर का आप मुझे दे देना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के, जिन्होंने भी मुझे नहीं दिया है, अंजुल ने नहीं दिया है, उदय ने नहीं दिया है। ठीक है। ओके। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करूं? ओके। ओके। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।